तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान मुद्रा में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। और हम आज इस 2025-26 का जो बजट है इसको देखने वाले हैं। और इस बजट से पहले हम ये देखने वाले हैं कि परीक्षा की दृष्टि से इस आर्थिक बजट से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों समेत। और इस बजट को हम लोग देखने वाले हैं कि इस 2025-26 के बजट में क्या क्या बातें हैं, क्या मुख्य स्लैब हैं, क्या इसके में किया गया है, क्या इससे लोगों को लाभ होगा। तो इन सबों से पहले हम ये देखते हैं कि इस परीक्षा की दृष्टि से कौन क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो उनको देखने के बाद हम इस बजट की चर्चा करेंगे। तो उससे पहले आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान मुद्रा में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बजट 2024-25 का जो बजट आप लोग पिछले साल देखे होंगे, तो ये 2025-26 का जो नया बजट है इसको आज हम लोग देखने वाले हैं। बजट से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं परीक्षा के दृष्टि से, और ये बजट क्या है, कैसे है, इन सब के बारे में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो बजट क्या होता है, तो आइए हम देखते हैं बजट क्या होता है। बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। चमड़े का थैला, ठीक। ये बजट सामान्यतः एक वर्ष का आय और व्यय की गणना होती है। तो इस साल क्या है विशेष, इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि बजट के बारे में क्या क्या होता है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण को हम बजट कहते हैं, जो कि एक वर्ष के आय व्यय का लेखा जोखा होता है, आय और व्यय दोनों का। अनुच्छेद 112 में वर्णन किया गया है, लेकिन बजट का नहीं। वार्षिक वित्तीय विवरण का, क्या वार्षिक वित्तीय विवरण, इस नाम से बजट का प्रावधान संविधान में किया गया है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा ये बजट का मसौदा तैयार किया जाता है। अब आइए हम देखते हैं कि बजट कितने प्रकार का होता है। बजट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। पहला घाटे का बजट, दूसरा संतुलित बजट, और तीसरा अधिशेष बजट। घाटे को बजट को हम डिफिसिएट बजट करते हैं, संतुलित बजट को बैलेंस और अधिशेष को सरप्लस। तो ये संतुलित बजट क्या होता है? संतुलित बजट क्या होता है, यानी सरकारी बजट को हम संतुलित बजट कहते हैं, जिसमें सरकारी व्यय और प्राप्तियां दोनों बराबर हों। वहीं बात करें अधिशेष बजट का, तो राजस्व जो हो वह व्यय से अधिक हो तो अधिशेष बजट है, लेकिन जब व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है तो उसे हम घाटे का बजट कहते हैं। आज तक सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई, 10 बार पेश किए हैं। 1964 और 1968 में उन्होंने 29 फरवरी अपने जन्मदिन के दिन पर बजट पेश किया था। अगर हम बात करें कि ब्लैक बजट से क्या संबंध है, तो आप लोग क्या जानते हैं? तो ब्लैक बजट 1973 और 74 के समय जो घाटे का बजट था, 550 करोड़ रुपए घाटा लगा था, उस बजट को हम ब्लैक बजट कहते हैं। आर वेंकटरमन और प्रणब मुखर्जी 2 ऐसे वित्त मंत्री थे जो बाद में राष्ट्रपति भी बने हैं। फिर हम बात करें कि भारत में पहली बार कारपोरेट टैक्स की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में पहली बार कारपोरेट टैक्स की शुरुआत 1987 में की गई थी।
राजीव गांधी के द्वारा। अगर हम बात करें कि बजट सबसे पहला बार बजट कब बना, तो 7 अप्रैल 1860 को पहला बार बजट पास किया गया था, और वो पास किए थे पहले वित्त मंत्री जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन, ठीक। सन 2000 तक बजट शाम को 5 बजे तक पेश किया जाता था, लेकिन 2001 से यशवंत सिन्हा ने बजट को 11 बजे सुबह पेश करने के समय को परिवर्तित करके रखा। निर्मला सीतारमण लगातार 8 बार बजट पेश कर चुकी है, भारत की पहली ऐसी महिला हैं। बजट प्रणाली की शुरुआत अगर हम बात करें कि कब की गई थी, किसके शासनकाल में, तो बजट प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम लॉर्ड कैनिंग के समय में की गई थी। लॉर्ड कैनिंग। और आप जानते ही हैं कि संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट का कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। क्या? वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। अंतरिम बजट सर्वप्रथम कब पेश किया गया था, तो अंतरिम बजट सर्वप्रथम 1948-49 के बजट में किया गया था, जो आर षणमुख शेट्टी द्वारा किया गया था। फिर आते हैं कुछ मुख्य तिथियों को देखते हैं। 1924 में रेलवे बजट को अलग कर दिया गया था केंद्रीय बजट से। फिर 2016 में एक अर्थ समिति के अनुसार रिपोर्ट पर केंद्र और रेलवे बजट को विलय कर दिया गया था, ठीक। ये जो शाम को बजट 5 बजे पेश किया जाता था, इसकी शुरुआत 1924 में सर बेसिल ब्लैंकेट ने किया था, ठीक। कौन किया था? बेसिक ब्लैंकेट ने किया था। स्वतंत्र भारत के पहला बजट किसने पेश किया था, तो आर षणमुख शेट्टी। आर षणमुख शेट्टी। और एक और है कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो जॉन मथाई ने पेश किया था। यानी ये स्वतंत्र भारत का है, आर के षणमुख शेट्टी और जॉन मथाई गणतंत्र भारत के, ठीक। ये हो गया। फिर हम आते हैं कुछ और जानकारी जानने के लिए, जैसे मान लो कि पहला पूर्णकालिक बजट या पहला पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन थी, तो निर्मला सीतारमण थी। लेकिन पहली वित्त मंत्री कौन बनी थी महिला में? इंदिरा गांधी, ठीक। भारत में पहली बार बजट शून्य बेस पर बजट कब पास किया गया था? 1987 में पहली बार बजट शून्य बेस पर किया गया था। शून्य आधारित बजट कब पेश किया गया था? 1987 में। अगर हम बात करें कि इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा जो बजट का भाषण दिया गया है, वो किनके द्वारा दिया गया है, तो निर्मला सीतारमण के द्वारा, ठीक। एक और जानकारी, 2017 से पहले फरवरी के अंत में बजट पेश किया जाता था, लेकिन अब 1 फरवरी से पेश किया जाता है। अंतरिम बजट 2 तरह के होते हैं। कौन कौन? एक मिनी बजट और दूसरा वोट ऑन अकाउंट, इसका नाम दिया जाता है। वोट ऑन अकाउंट परीक्षा में पूछ सकता है कि ओन ऑन अकाउंट किस बजट का भाग है, ठीक। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे को मानते हैं? जेम्स विल्सन को। बजट को लाल बैग की अवधारणा कब से शुरू की गई थी, तो विलियम एबर्ट के द्वारा शुरू की गई थी। विलियम एबर्ट क्लेस्टोन उसका नाम था, उन्होंने किया था। अगर हम बात करें संसद में बजट किस भाषा में दिया जाता है, तो अंग्रेजी में, ठीक। 1997-98 में से बजट घाटा दिखाने की प्रथा को बंद कर दिया गया। कब से? 1997 और 98 से
बजट घाटा दिखाने की प्रथा बंद कर दी गई। तो ये देखिए बजट की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं 2025 और 26 की, जो कि फरवरी 1 तारीख को बजट पेश किया गया है वित्त मंत्रालय के द्वारा और बजट प्रभाग के अंतर्गत। तो इसमें मुख्य फोकस किया गया है विकास यात्रा। विकास यात्रा से आप क्या समझते हैं? किसी भी देश को विकास होने के लिए क्या क्या मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं? तो उसमें इस बजट में कृषि को, MSME सेक्टर को, निवेश को और निर्यात को, इन चारों को विकास का इंजन माना गया है। और इसमें ईंधन का सुधार, मार्गदर्शक प्रेरणा समावेशिता और गंतव्य विकसित भारत बनाया गया है। इस बजट का जो मुख्य थीम है, देश सिर्फ भूमि नहीं बल्कि इसके लोग हैं। अब देखते हैं कि विकसित भारत की आकांक्षा क्या क्या है। इसकी आकांक्षा क्या क्या रखा गया है? तो विकास में तेजी लाना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना, भारत के बढ़ते मध्य वर्ग की व्यय करने की क्षमता को बढ़ाना है। यानी जब हम खर्चा बढ़ाएंगे, एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, तो इकोनॉमी या GDP हमारे देश की बढ़ती है। तो इसलिए भारत के मध्यम वर्गों में व्यय करने की क्षमता को बढ़ाने का सुनिश्चित किया गया है। निजी क्षेत्र के निवेश में नई जाल डालना, यानी जब तक हमें रोजगार को अधिक से अधिक सृजन करना है, रोजगार बढ़ाना है, तो हमें निजी क्षेत्रों में भी बहुत विशेष ध्यान देने की बात है। परिवार के मनोभावों में उल्लास को भरना है। ठीक, इस बजट में जो मुख्य बिंदु है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर केंद्रित विकास का उपाय क्या क्या है? कृषि विकास को बढ़ावा देना और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ाना। इसके लिए KCC के माध्यम से ऋण की सुविधा किया गया है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरुआत किया जाएगा, जो 100 जिलों को शामिल करते हुए इसके कार्यक्रम को 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है। कपास उत्पादकता मिशन को बढ़ाया जाएगा। उच्च पैदावार बीज मिशन का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। बिहार में मखाना बोर्ड यानी उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार लाना, FPO का गठन करने का उद्देश्य रखा गया है। दलहन में आत्मनिर्भरता, जैसे कि तूर की दाल, उड़द की दाल, मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए 6 वर्षीय मिशन का प्रारंभ किया जाएगा। ऐसा ये दलहन क्या होती है? तो प्रोटीन को बढ़ाने के लिए मुख्य स्रोत होती है, यानी प्रोटीन का मुख्य स्रोत दलहन होता है। इसके उत्पादन में वृद्धि, कटाई के बाद उसका भंडारण करने, प्रबंधन करने, किसान को लाभकारी कीमत प्रदान करने की दृष्टि से इसमें दलहन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की बात कही गई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक के रूप में भारतीय डाक, जैसे कि ग्रामीण समुदाय के आसपास डाक को इस्टेब्लिश करना या जो चल रही है उसमें खाता सेवाएं, DBT, कैश आउट और EMI पिकअप, सूक्ष्म उद्योगों को क्रेडिट सेवाएं इत्यादि उपलब्ध कराने की व्यवस्था किया गया है। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर केंद्रित विकास के उपाय, MSME को सहायता एवं मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना, सूक्ष्म उद्यमियों के लिए क्रेडिट कार्ड का लाना। इसके अंतर्गत फुटवियर, लेदर क्षेत्रों के लिए फोकस स्कीम लाया गया है। खिलौना क्षेत्र के लिए उपाय लाए गए हैं। खाद्य प्रसंस्करण के लिए सहायता इत्यादि इनमें बात किया गया है। MSME में सूक्ष्म उद्यम, लघु उद्यम, मध्यम वर्ग में वर्तमान में निवेश और टर्नओवर की भी इसमें बात किया गया है। गरीब, युवाओं, अन्नदाताओं और नारी पर केंद्रित विकास के उपाय क्या क्या रखा गया है? तो इसके तहत सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 की शुरुआत होगी। IIT में क्षमता का विस्तार होगा। सभी जिला अस्पतालों में डे केयर, कैंसर, ये सबसे बड़ी बात है कि हर जिला में अब कैंसर का इलाज होगा। भारतीय भाषा की पुस्तकें जो हैं वो सभी डिजिटल रूप से उपलब्ध होंगी। इसके अंतर्गत और भी बातें हैं, जैसे कि कौशल प्रशिक्षण के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना करना, अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला का सामना करना, जो 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। शिक्षा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्ट केंद्र, जिनका कुल व्यय 500 करोड़ है। ग्रामीण क्षेत्र में सभी
सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी। चिकित्सा क्षेत्र का विस्तार होगा, जो जिसमें अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटें जोड़ने के लक्ष्य से 10,000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी। पीएम स्वनिधि बैंक से अधिक ऋण, यूपीआई से जुड़े क्रेडिट कार्डों और क्षमता निर्माण सहायता के साथ सुधार किए जाएंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कामगारों को कल्याण, जैसे कि ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण किया जाएगा और पीएम जन आरोग्य के अंतर्गत स्वास्थ्य की देखरेख की जाएगी। यानी जिसका श्रम कार्ड बना है उन लोगों को भी पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत उनको भी लाभ मिलेगा। इस तरह की बात किया गया है। लोगों की अर्थव्यवस्था में किसे किसे क्या किया जाएगा, तो सहायता भी किया जाएगा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 100% कवरेज प्राप्त करना, बढ़े हुए परिव्यय के साथ मिशन का विस्तार 2028 तक किया जाएगा। समुदाय विकास निधि सरकार द्वारा 49% तक योगदान, 7 दीर्घकालिक वित्त पोषण के लिए 2500 करोड़ का संग्रह भी किया जाएगा। इसके साथ अब लोगों को सबसे बड़ा क्यूरियोसिटी ये होता है कि इस टैक्स स्लैब क्या रखा गया है, कि इस बार हमको क्या लाभ होगा, तो आगे हम वो भी बताएंगे। इससे पहले आप ईंधन के रूप में सुधार देख सकते हैं कि क्या क्या सुधार किया जाएगा। और कर सुधार, प्रत्यक्ष करों में परिवर्तन और नया आयकर विधेयक लाने का प्रस्ताव रखा गया है। विनियामक सुधार, उत्पादकता और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सिद्धांत आधारित सरल विनिमय फ्रेमवर्क भी लाया जाएगा। अब देखिए अप्रत्यक्ष कर का प्रस्ताव क्या है। औद्योगिक माल के लिए सीमा शुल्क टैरिफ की संरचना को तर्कसंगत बनाना, जैसे कि 7 टैरिफ दरों को हटाया जाएगा। एक से अधिक उपकर या अधिभार का उद्ग्रहण न करना, प्रभावी ड्यूटी इंसिडेंट बनाए रखने के लिए उपयुक्त उपकर लगाना। अब क्षेत्र विशिष्ट प्रस्ताव, ये अब देख सकते हैं कि और इसमें क्या किया गया है, तो 36 जीवन रक्षक दवाएं औषधियों में छूट की सूची दी गई है। 6 दवाओं को 5% शुल्क वाली सूची और 37 दवाओं और 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रमों को छूट प्राप्त सूची में जोड़ना। ये जो दवाएं हैं दुर्लभ रोगों, कैंसर, गंभीर चिरकालीन बीमारी की दवाएं इत्यादि इसमें शामिल है। अब हम देखते हैं कि 3 वर्षीय ब्लॉक अवधि के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यवान न्यूनतम मूल्य निर्धारण हेतु एक योजना शुभारंभ किया गया है। मुकदमेबाजी को कम करना और अंतर्राष्ट्रीय कराधान में निश्चित प्रदान करने के लिए सुरक्षित हार्बर नियमावली के दायरे को बढ़ाना। अब देखिए कि टैक्स स्लैब क्या रखा गया है, तो अब सभी नागरिकों को जिनकी इनकम 12 लाख रुपए तक है उनको कोई कर देने की ज़रूरत नहीं है। 12 लाख तक कर की छूट है। ये टैक्स स्लैब है कि 0 से 4 लाख के लिए 0, 4 से 8 लाख के लिए 5% और 8 से 12 लाख के लिए 8%, 12 से 16 लाख के लिए 15%, 16 से 20 लाख के लिए 20%, 20 से 24 लाख इनकम वालों के लिए 25% और 24 से 30 लाख वालों के लिए, जो 24 से प्लस लाख वाले इनकम जिनकी होगी वार्षिक, उनको 30% से अधिक टैक्स देना होगा। तो आइए हम समझते हैं कि अगर हम ये कर रहे हैं कि 12 लाख तक टैक्स फ्री होगा, तो इस पर 4 लाख से 8 लाख पर 5% कैसा टैक्स है, 8 लाख से 12 लाख पर कैसा टैक्स है। तो अगर आपकी सैलरी सालाना 12 लाख रुपए तक हो रही है तो आपको टैक्स से छूट मिलेगा। लेकिन इसके अंतर्गत आपको टैक्स भी लगता है, लेकिन वो आपको छूट कैसे मिलेगा हम आपको समझाते हैं। जैसे कि आपका सैलरी 1 लाख रुपये महीने है तो साल के 12 लाख होंगे, तो आपको टैक्स स्लैब 4%, 4 से 8 लाख वाले में 5% और 8 से 12 लाख वाले में आपको 10% देने की ज़रूरत होगी। तो वो कैसे देंगे आप, तो 4 से 8 लाख के लिए आपको 5% यानी 5 को 20,000 रुपये और 8 से 12 लाख वालों में 10% यानी कि आपका हो गया
40,000 रुपये, यानी कुल आप 60,000 रुपये आप टैक्स के दायरे में आएंगे, टैक्स देना होगा। लेकिन रिबेट होता है, एक रिबेट अंडर सेक्शन 87A के अंतर्गत टैक्स में शुरुआती छूट भी होते हैं। तो जो कि पहले 25,000 रुपये थे, अब उसको बढ़ाकर 25 से करके 60,000 कर दिया गया है। कितना? रिबेट 87A 25,000 से बढ़ाकर 60,000 कर दिया गया है। तो इससे आपको 60,000 रुपये की छूट मिलती है। तो आपको 12 लाख तक आप सेफ हैं। ठीक, इसके बाद देखते हैं कि कठिनाइयों को दूर करने के लिए TDS युक्तिकरण लाया गया है। आप इसको देख सकते हैं। रोजगार और निवेश में क्या बढ़ाया जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए कर निर्धारण, निश्चितता, अंतर्देशीय जलयानों हेतु टर्नभार स्कीम, स्टार्ट ओवर के निर्गमीकरण के लिए 5 वर्षों का विस्तार, वैश्विक कंपनियों के शिप लीजिंग यूनिट, बीमा कार्यालय, ट्रेजरी केंद्र को विशेष लाभ एवं IFSC में स्थापित। तो ये सब रही। अब रुपए कहाँ से आता है और रुपए कहाँ जाता है? तो रुपए कहाँ से आता है? तो भारत का जो बजट है, इसमें अत्याधिक रुपए उधारी और देनदारियों से आते हैं। कहाँ से? उधारी और देनदारी से 24%। उसके बाद जो बजट है वो आयकर से आता है 22%, GST से 18%, केंद्रीय शुल्क उत्पाद से 5%। ये आप देख सकते हैं। फिर रुपए जाता कहाँ है? तो जहाँ से ज़्यादा आता है वहीं ज़्यादा जाता भी है। ब्याज भुगतान में 20% रुपये का नुकसान होता है। फिर रक्षक के क्षेत्र में 16% रुपये खर्च होते हैं। राज्य का कर एवं शुल्क में 22% रुपये खर्च होते हैं। पेंशन में 4% रुपये खर्च होते हैं। फिर आगे देखते हैं प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति। ये पूंजीगत प्राप्तियां हैं, ये व्यय हैं, और ये राजस्व व्यय हैं। तो मजबूत आर्थिक बुनियादी घाटे की प्रवृत्ति, इसको हम जैसे GDP में परसेंट के रूप में प्रमुख मदों का व्यय, रक्षा के क्षेत्र में 4,91,732 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यहीं सबसे महत्वपूर्ण बात अगर हम शिक्षा की करें तो शिक्षा के क्षेत्र में देखिए 1,28,650 करोड़ रुपए का ही प्रावधान किया गया है। शहरी विकास के लिए 96,000 करोड़, सूचना प्रौद्योगिकी के लिए 95,000 करोड़, ऊर्जा में 81, इस तरह से वैज्ञानिक में 55,679 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो ये रही बजट 2025-26 के महत्वपूर्ण जानकारियाँ एवं बजट का विश्लेषण। इसमें कुछ ज़्यादा खास बजट में इस बार नहीं रखा गया है। मुख्यतः टैक्स स्लैब की जो बढ़ा दी गई है व्यवस्था, यह सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है। जय हिंद फ्रेंड्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।